साल 2007 टोक्यो में काम करने वाली 22 साल की एक ब्रिटिश लड़की अचानक से गायब हो जाती है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ चली गई है। जब 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो ऑफिस नहीं आती तो उसकी कंपनी वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को एक जापानीज लड़के तात्सुया इचिहाशी के बारे में पता चलता है, जिसे उस लड़की के साथ आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंचती है तो जो मंजर उन्हें वहां देखने को मिला उससे पूरा जापान खौफ में आ गया था, क्योंकि उन्हें उस घर के एक बाथटब में एक लड़की की बॉडी मिलती है जिसे मिट्टी और रेत से कवर किया गया था। जिसके बाद पुलिस इचिहाशी को ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि हो ना हो इस घटना के पीछे जरूर उसी का हाथ है। आखिर क्या था ये पूरा मामला और क्या सही में इचिहाशी इस घटना का असली जिम्मेदार था या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड 30 दिसंबर 1984 के दिन इंग्लैंड में लिंडजे हॉकर का जन्म होता है। लिंडजे की फैमिली में उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी। लिंडजे बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसे नए नए लोगों के साथ घुलना मिलना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना बेहद पसंद था। साल 2006 में ग्रेजुएशन के बाद वो आगे मास्टर्स करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो डिसाइड करती है कि वो 1 साल का ब्रेक लेकर जापान जाएगी, बिकॉज शी वॉज इन लव विद जापान। उसे वहाँ के लोग, लैंग्वेज और कल्चर बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो खुद वहां रहकर उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहती थी। लेकिन आपको बता दूं कि ये उसकी पहली सोलो ट्रिप थी और इससे पहले उसने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था, और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। जिसके बाद अक्टूबर 2006 में 22 साल की लिंडजे हॉकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गुड बाय कहकर इंग्लैंड से टोक्यो मूव हो जाती है। टोक्यो लैंड होने के बाद उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जिस जगह को उसने आज तक सिर्फ टीवी में देखा था उसे वो आज अपनी आंखों से लाइव देख रही थी, एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। खैर, इसके कुछ ही दिनों बाद उसे वहां एक लैंग्वेज स्कूल में एज एन इंग्लिश टीचर जॉब मिल गई थी। लिंडजे धीरे धीरे जापानीज कल्चर के बारे में जान रही थी, वहां लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल रही थी, और इसी दौरान उसके ही स्कूल में काम करने वाली 2 फॉरेन टीचर्स के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर स्कूल से थोड़ी ही दूर एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगती हैं। देखते ही देखते कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। उसके पास अच्छी जॉब थी, रहने के लिए घर था, और वो अपनी इस नई लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी। वो अक्सर वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती, पार्टीज करती, और बाकी वीकडेज पर वो अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाती। इसके अलावा लिंडजे का एक बॉयफ्रेंड भी था और वो दोनों एक साथ काफी खुश थे। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड इंग्लैंड में ही रहता था, लेकिन इसके बावजूद वो डेली कॉल पे बात करते और एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही जापान आने वाला था और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। 20 मार्च 2007 लिंडजे को जापान में रहते अब 5 महीने हो चुके थे, और इस पॉइंट तक वो उस एरिया से काफी हद तक फैमिलियर भी हो चुकी थी। वो डेली ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी, और उस दिन भी जब वो ऑफिस से अपने घर की ओर जा रही थी तो रेलवे स्टेशन पे एक रैंडम जापानीज लड़का उसके पास आता है और वो उसे अपना नाम तात्सुया इचिहाशी बताता है। वो खुद को उसका स्टूडेंट बता रहा था, लेकिन जब लिंडजे उसे ध्यान से देखती है तो वो साफ मना करते हुए कहती है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती हूँ और मैंने कभी तुम्हें अपनी क्लास में नहीं देखा है, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बात को टालते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैंने अपने एक फ्रेंड से आपके बारे में सुना था और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को अच्छे से पॉलिश कर सकती हो। उसकी ये बातें सुनकर लिंडजे थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़के ने पहले तो उसे झूठ बोला कि वो उसका स्टूडेंट है और अब वो उसे इंग्लिश सिखाने के लिए कह रहा था। लिंडजे उसे जानती तक नहीं थी और उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो उसे बिना कुछ कहे रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाती है और बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी साइकिल पर बैठकर वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाह रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इचिहाशी नाम का वो लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है।
लिंडसे काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन राहत की बात ये थी कि उसका घर ज्यादा दूर नहीं था और 15 मिनट साइकिलिंग करने के बाद फाइनली वो अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। तभी लिंडसे चेक करने के लिए पीछे मुड़ती है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि इचिहाशी भागता हुआ उसके घर की तरफ ही आ रहा था। लिंडसे वॉज वेरी स्कैर्ड क्योंकि अब उस लड़के को उसका घर पता चल गया था, बट डीप इनसाइड उसे ये भी लग रहा था कि शायद इस लड़के को सच में उसकी हेल्प की जरूरत है। जैसे ही इचिहाशी उसके पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से हाँफ रहा था क्योंकि वो पूरे रास्ते पैदल भागते हुए यहाँ पहुंचा था। इचिहाशी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बट आई रियली नीड योर हेल्प। और उसकी ये बातें सुनकर लिंडसे उस पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और यही चीज उसे बाकियों से अलग बनाती थी। इचिहाशी काफी ज्यादा थक गया था और वो उससे पीने के लिए पानी मांगता है। लिंडसे को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था, जिसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। बाय द वे, लिंडसे वॉज नॉट अलोन देयर। उसकी दोनों रूममेट्स ऑलरेडी घर पे ही मौजूद थी, इसलिए वो बिना किसी डर के उसे घर के अंदर ले गई थी। अब उसकी दोनों रूममेट्स ने भी इचिहाशी को देख लिया था, जो कि डोर पे खड़ा होकर पानी का वेट कर रहा था। इचिहाशी जल्दी से अपनी डायरी निकालता है और उस पे कुछ ड्रॉ करने लगता है। जैसे ही लिंडसे पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है तो वो उस डायरी का एक पेज फाड़कर उसे पकड़ा देता है, जिस पर उसने लिंडसे का एक स्केच ड्रॉ किया हुआ था और इसके साथ ही उसने उस पर अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी भी लिखी हुई थी। इचिहाशी लास्ट टाइम उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो उसे अच्छा खासा अमाउंट देने को तैयार था। वहीं लिंडसे उसका वो ऑफर सुनकर उसे मना नहीं कर पाती और फाइनली वो उसे पढ़ाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद इचिहाशी उसे पानी का गिलास वापस करता है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। आई एम सरप्राइज्ड कि लिंडसे ने ये चीज नोटिस क्यों नहीं करी कि इचिहाशी पहले से ही ये बात जानता था कि वो एक इंग्लिश टीचर है, जिसका एक ही मतलब निकलता है कि वो काफी दिनों से शायद उसे स्टॉक कर रहा था और आज मौका देखकर उसने उससे बात करी एंड समहाउ उसने उसे क्लासेस देने के लिए कन्विंस भी कर लिया था। तात्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1979 में हुआ था। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर्स थे, जिसका मतलब कि उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। 28 साल का होने के बावजूद वो अनएम्प्लॉयड था और यहाँ तक कि उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था और उसका सारा खर्चा उसके पेरेंट्स ही उठाते थे। इचिहाशी को अकेले रहना पसंद था, इसलिए वो टोक्यो में अपनी माँ बाप से दूर एक 3 BHK फ्लैट में रह रहा था, जिसका किराया ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ही भर रहे थे। इचिहाशी एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का था। वो किसी की भी नहीं सुनता था, इवन अपने पेरेंट्स की भी नहीं, और इसके जिम्मेदार भी उसके माँ बाप ही थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी नहीं करी। दे वर डॉक्टर्स, जो कि हमेशा अपने काम पे बिजी रहते थे और यही वजह थी कि वो अपने बेटे पर कभी ध्यान नहीं दे पाए और इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए उसकी हर एक डिमांड पूरी करी जाती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहने की वजह से उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका था। इचिहाशी पर कई बार चोरी के इल्जाम भी लगे थे और कुछ महीने पहले ही उसने एक लड़की को पब्लिकली असॉल्ट किया था, लेकिन उस मामले को आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर दिया गया। खैर, लिंडसे को कन्विंस करने के बाद वो घर पहुंचकर उसे मेल करता है ताकि वो जल्दी से अपनी पहली क्लास का टाइम और डेट फिक्स कर सके। वहीं लिंडसे ने अपने बॉयफ्रेंड को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताया था और आगे से उसका कहना था कि तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए। 25 मार्च 2007 लिंडसे और इचिहाशी दोनों एक कैफे में मिलते हैं और वहीं 1.5 घंटा क्लास लेने के बाद लिंडसे उससे अपनी फीस के बारे में पूछती है, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड कि हर क्लास के बाद वो उसे उसकी फीस पे करेगी। बट इचिहाशी उससे कहता है कि वो गलती से अपना वॉलेट घर पे भूल गया है और इस वक्त उसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी फीस दे पाए, लेकिन अगर वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट तक चलती है तो वो उसे उसकी सारी फीस हाथों हाथ दे देगा। इचिहाशी का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। दोनों एक टैक्सी बुक करते हैं एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स वो दोनों इचिहाशी के घर पहुंच चुके थे। ऊपर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर को बाहर उसका वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उस रात जल्दी घर पहुंचना था। खैर, इसके बाद लिंडसे इचिहाशी के साथ उसकी बिल्डिंग में चली जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसका ये फैसला उसे कितना भारी पड़ने वाला था। देखते ही देखते अब 15 मिनट हो चुके थे और इतना वेट करने के बाद भी जब लिंडसे बाहर नहीं आती तो वो टैक्सी ड्राइवर वहां से निकल जाता है। अब रात के करीब 10 बज चुके थे और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिंडसे ने घर पहुंचने में इतनी देरी करी हो। उसकी दोनों रूममेट्स को उसके लिए चिंता होने लगती है, क्योंकि वो उनका कॉल तक नहीं उठा रही थी।
खैर अगले दिन वो पुलिस को भी कॉल करती हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया था। लिंडसे सैटरडे नाइट को गायब हुई थी और जब वो मंडे को भी ऑफिस नहीं पहुंचती तो उसके ऑफिस वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिसके बाद लिंडसे के पेरेंट्स को भी उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। खैर अब रिपोर्ट फाइल होने के बाद पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है और जब उसकी दोनों रूममेट से उसके बारे में पूछा गया तो वो बताती हैं कि दरअसल लिंडसे एक जापानीज लड़के को इंग्लिश क्लासेस देने के लिए यहीं पास ही के एक कैफे में गई थी और वो लड़का 20 तारीख को हमारे फ्लैट पे भी आया था। इसके साथ ही वो लोग पुलिस को लिंडसे का वो स्केच भी देते हैं जो इचिहाशी ने उसके लिए बनाया था और उस पे अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी भी उसने लिखी हुई थी। जिसके बाद पुलिस जल्दी से उस कैफे पे जाती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का तात्सुया इचिहाशी ही था जिसके साथ वो उस रात इस कैफे में आई थी। इसके बाद पुलिस बिना को देरी किए इचिहाशी के घर पहुंचती है, लेकिन काफी देर डोर नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। बट वो लोग नोटिस करते हैं कि घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब कि इचिहाशी उस वक्त घर के अंदर ही मौजूद था और वो ये बात जानता था कि पुलिस बाहर उसका वेट कर रही है। खैर काफी देर तक पुलिस बाहर खड़ी होकर उसका वेट करती रही और धीरे धीरे उनका शक बढ़ता जा रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली उस घर का दरवाजा खुलता है। इचिहाशी को सामने देखकर उनमें से एक ऑफिसर उसके पास जाता है और उससे लिंडसे के बारे में पूछना शुरू करता है। इससे पहले कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते इचिहाशी उस ऑफिसर को जोर से धक्का देकर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि वो लोग उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो एकदम से हवा की तरह गायब हो जाता है। वहीं पुलिस जब इचिहाशी के घर पे पहुंचती है तो उन्हें वहां लिंडसे कहीं नहीं मिलती, लेकिन तभी एक ऑफिसर की नजर घर की बालकनी में रखे हुए एक बाथटब पे पड़ती है जिसमें अच्छी खासी मिट्टी डालकर उसे कवर किया गया था। जैसे ही पुलिस उसके अंदर रखी मिट्टी को हटाना शुरू करती है तो उन्हें उसके अंदर एक लड़की की बॉडी मिलती है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लिंडसे हॉकर की ही थी। उस पर कई सारी चोट के निशान थे और स्पेशली उसके गले पर, जिसे दबाकर उसकी जान ली गई थी। जिसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि पहले तो इचिहाशी ने उसके साथ गलत काम किया और बाद में दम घोटकर उसने उसकी जान ले ली थी। जैसे ही लिंडसे हॉकर की मौत की खबर पब्लिक होती है तो लोग इस घटना से काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि इचिहाशी के उठाए एक गलत कदम से पूरे जापान की इमेज पर दाग लग गया था। इधर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इचिहाशी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। खैर वहीं दूसरी ओर लिंडसे के पेरेंट्स अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर गए थे और इसमें उन्हें लोकल्स की भी पूरी सपोर्ट मिली थी। टोक्यो में हर जगह इचिहाशी के वांटेड पोस्टर्स लगाए गए और उस पर 1 मिलियन येन का प्राइज भी रखा गया था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने जापान पुलिस पर कई सवाल उठाए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। देखते ही देखते 2.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इचिहाशी को पकड़ नहीं पा रही थी और एक दिन अचानक पुलिस को एक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक से कॉल आता है और वहां से पुलिस को 2 फोटो सेंड करी जाती हैं। दरअसल वो दोनों फोटोज तात्सुया इचिहाशी की थी, जिसने उस क्लिनिक से प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। दरअसल इन 2.5 सालों में उसने कई ठिकाने बदले। वो जब भी एक नई जगह जाता अपना नाम चेंज कर लेता, यहाँ तक कि उसने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर था कि एक ना एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो प्लास्टिक सर्जरी से अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लेगा, जिसके लिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके थोड़े पैसे जोड़ता है और अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए वो उसी क्लिनिक पे जाता है जहां से पुलिस को कॉल आया था। वहां के एक स्टाफ को इचिहाशी का बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड लगा था और यहाँ तक कि वो उन्हें अपनी बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी फोटोज देने के लिए भी मना कर रहा था। उसके इस बिहेवियर को देखकर उन्हें उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके फोटोज किसी को भी शेयर ना किए जाएं। खैर आपको बता दूं कि वो अपनी अपीयरेंस चेंज करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका था कि इस सर्जरी से पहले उसने खुद से ही अपने चेहरे पे मौजूद मोल्स को हटा दिया था और यहाँ तक कि उसने अपनी लोअर लिप को कैंची से पतला करने की कोशिश भी करी थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। 10 नवंबर 2009 जापान छोड़ने के इरादे से इचिहाशी ओसाका पोर्ट पहुंचता है।
इससे पहले कि वो जहाज पे बोर्ड कर पाता, उससे पहले ही जापान पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फाइनली इतने सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद वो पुलिस के हाथ लग चुका था और कोर्ट में उसने ये कबूल किया था कि उस रात उसने लिंडसे हॉकर के साथ गलत काम किया था और वो किसी को ये बात बता ना दे। इसी के डर से उसने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। जिसके बाद अगले 2 सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है और फाइनली 21 जुलाई 2011 को कोर्ट द्वारा तात्सुया इचिहाशी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।